मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। जहां तक मेरा मानना है और बच्चों लोग का भी कहना होता है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज जो है बहुत ही हार्ड टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस टॉपिक को देख करके ही गलती से अगर समय 3 वर्ष दे दिया और दर अगर 10% के जगह पर 12%, 9%, 13% दे दिया तो बहुत बच्चे जो है कैलकुलेशन करने से डरते हैं और वह सोचते हैं कि इसे मैं लास्ट में बनाऊंगा। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि अंतिम तक भी वह बच्चे इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, बशर्ते इसका रीजन क्या है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझने में 5 मिनट, 10 मिनट के जगह पे आप 20 मिनट ले लें, 25 मिनट ले लें, लेकिन अगर एक बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वही 25 मिनट जो आपने समझने में लिया है एग्ज़ाम में वह जो है मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड आपका समय लेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला साबित है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे आसान किया जाए, इसे आसानी तरीका से कैसे किया जाए, इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जो है आप मेरा वीडियो अंत तक बने रहें और इसे आसानी पूर्वक देखें, कहीं इसे बढ़ा कर मत देखें। कृपया कर इसे धीरे धीरे देखते रहें और लास्ट तक देखें। एक बार में न समझ में आए तो दूसरा बार देखें। एक बार जब आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मैथ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, इसके बारे में हम जानें। तो कहते हैं कि ब्याज का वह रूप जिसमें प्रति वर्ष ब्याज बदलता हो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसके पहले हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में होता क्या था कि उसमें प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज की राशि सेम रहता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि में परिवर्तन होता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी राशि है जिसमें प्रतिवर्ष ब्याज की राशि में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। ऐसा रीजन क्या है? ऐसा रीजन इसलिए है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हम मूलधन पर तो ब्याज देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ब्याज पर भी ब्याज देते हैं। मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज देते हैं। यही रीज़न है कि प्रतिवर्ष ब्याज जो है ब्याज की राशि बदलते रहता है। तो पहला पॉइंट क्या कि ब्याज का वह रूप जिसमें प्रति वर्ष ब्याज बदलता हो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। प्रति वर्ष ब्याज बदलने का कारण यह है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगला पॉइंट की ओर आएंगे। एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अगला पॉइंट की ओर आएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत पिछले वर्ष का मिश्रधन, यह बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इस चीज़ को आपको याद रखने की आवश्यकता है। वीवीआई पॉइंट क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत पिछले वर्ष का मिश्रधन, जो पिछले वर्ष का जो मिश्रधन है वही मिश्रधन पिछले वर्ष के लिए वह मिश्रधन जरूर है, लेकिन वही मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। अगला टॉपिक पर आइए। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कुछ उपयोग होने वाले टर्म, जैसे मूलधन, तो हम मूलधन न लिख करके इसके लिए हम पी का प्रयोग करेंगे। मिश्रधन न लिख करके इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज न लिख करके इसके लिए हम सी आई का प्रयोग करेंगे। दर न लिख करके हम इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे और समय का न प्रयोग कर इसके लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप बचपन से सीखते आए हैं, अगर इस चीज़ के बारे में नहीं बतलाया जाए तो बहुत
बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पता नहीं सर क्या बतलाने जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में 2 मिनट बता देना उचित समझूंगा। हम लोग 7th क्लास से ही सीखते आए हैं कि मिश्रधन बराबर a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n, p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n। और दूसरा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यदि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाए तो हमें ब्याज की राशि प्राप्त होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p। तीसरा टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक के जगह पर हमने लिखा p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के पावर n और माइनस p। अब हमने क्या किया कि p फाइनली कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस r बटा 100 के पावर n और माइनस 1। ये चारों चीज़ हम बचपन से ही 7th या 8th क्लास से ही सीखते आए हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको उन तथ्यों के बारे में बतलाने जा रहा हूं जो चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सरहां सेट में आते रहता है, प्रश्न में आते रहता है और जिससे बच्चे छोड़कर उसे आगे बढ़ जाते हैं। अब उस तरह के प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है। इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत पूछता है, 3 तरह का टर्म पूछता है। पहला पूछता है कि जब ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो, दूसरा जब ब्याज की दर चौमाही संयोजित हो, और जब ब्याज की दर छमाही संयोजित हो, और जब ब्याज की दर 9माही संयोजित हो। लेकिन मैक्सिमम में तिमाही पूछता है या छमाही पूछता है। देखेंगे, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे सभी के बारे में। तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो। जब ब्याज कैसा संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो। जब ब्याज तिमाही संयोजित हो। जब ब्याज कैसा संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो। दूसरा पॉइंट, जब ब्याज चौमाही संयोजित हो। जब ब्याज चौमाही संयोजित हो। जब ब्याज कैसा संयोजित हो, चौमाही संयोजित हो। फिर क्या कि जब ब्याज अर्धवार्षिक, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। और एक लास्ट, जब ब्याज 9माही संयोजित हो। एक्सेप्शन केस में पूछता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बतला दिया कि अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, संयोजित हो। मेरे प्यारे छात्रों, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला टर्म हमने क्या बतलाया कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो। फिर हमने बतलाया कि जब ब्याज चौमाही संयोजित हो। फिर हमने बतलाया कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। फिर हमने बतलाया कि जब ब्याज 9माही संयोजित हो। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए, गौर से देखिए, हम जानते हैं कि एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना। एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। सिर्फ इसी महीना 12 महीना का खेल है। एक वर्ष में होता कितना है, 12 महीना। तो गौर करें, जब ब्याज यदि तिमाही संयोजित हो, तो जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो हम करेंगे क्या कि 12। सबसे पहले बच्चा लोग को पहले ये इस तरह का रटाया जाता था कि जब तिमाही संयोजित हो तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से भाग। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट के जरिए अगर समझ लिया जाए तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। चूंकि एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो 12 में हम ब्याज कैसा संयोजित है, तिमाही संयोजित है। तो अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो तो उसे हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग दिए तो इसका जो भागफल आया 4। यही रीज़न है कि हम समय में 4 से गुना करते हैं और दर को 4 से भाग देते हैं। 12 में कितना से हम भाग देंगे,
3 से भाग देंगे, क्योंकि तिमाही संयोजित हो रहा है। तो जितना संयोजित होगा तो समय में क्या करेंगे, समय में जो है हम लोग करते हैं 4 से गुना, समय में हम लोग 4 से गुना करते हैं और दर में 4 से भाग करते हैं। अब देखिए कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, जब ब्याज चौमाही संयोजित हो, तो जब ब्याज चौमाही संयोजित रहेगा तो करेंगे क्या कि 12 में हम 4 से भाग देंगे, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो आ गया 3। तो यहाँ से हम समय में 3 से गुना करते हैं और दर में 3 से भाग करते हैं। समय में क्या करेंगे, समय में 3 से गुना करेंगे और दर में 3 से भाग देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें ओवरऑल 12 में ही भाग देना है। अगर तिमाही संयोजित हो तो हम 3 से भाग देते हैं, यदि चौमाही संयोजित हो तो हम 4 से भाग देते हैं। समय में जितना भागफल आता है समय में उतना से गुना करते हैं और दर में उतना से भाग करते हैं। जितना समय आता है ना, समय में भागफल से गुना करते हैं और दर में 3 से भाग देते हैं। अब आइए कि जब अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो अर्धवार्षिक कहने का मतलब है कि प्रत्येक 6 महीना पर, अर्धवार्षिक कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक 6 महीना पर। तो हमने इसमें 6 से भाग दिया तो आ गया 6 दूनी 12। तो हम करेंगे क्या कि समय में 2 से गुना करेंगे और दर में 2 से भाग करेंगे। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो हम लोग करते क्या है कि समय में 2 से गुना करते हैं, समय में 2 से गुना करते हैं और दर में 2 से भाग देते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब यहाँ पे देखें कह क्या रहा है कि जब ब्याज 9 माही संयोजित हो, तो जब ब्याज 9 माही संयोजित हो तो हम 12 में 9 से भाग देते हैं। आफ्टर ऑल आ गया 4/3। तो समय को हम करते क्या हैं 4/3 से गुना करते हैं और दर में हम 4/3 से भाग देते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 12 में 3 से भाग देते हैं। जो भागफल आए उसको समय से गुना करते हैं और दर से भाग करते हैं। अगर ब्याज चौमाही संयोजित हो तो 12 में 4 से भाग दिया, भागफल आया 3, तो समय को 3 से गुना और दर को 3 से भाग। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो या छमाही संयोजित हो तो 12 में 6 से भाग करते हैं, भागफल आया 2, समय को 2 से गुना, दर को 2 से भाग। जब ब्याज 9 माही संयोजित हो तो 12 में 9 से भाग करते हैं और क्या प्राप्त हुआ 4/3, तो समय को 4/3 से गुना और दर को 4/3 से भाग करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में आते हैं। ये चीज़ तो हमने थ्योरी बतलाया, तो बेसिक क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्न को आसानी से कैसे बनाया जाए, है ना। क्या हम उसी तरह का प्रयोग करते आ रहे हैं बचपन से कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, P × 1 + R/100 के पावर n। क्या उसी फार्मूला पर हम मैथ को बनाएंगे या कुछ नए टेक्निक के अनुसार से हम फार्मूला को मैथ पर बनाएंगे? तो सबसे पहले एक हम प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया।
एक व्यक्ति जो था 1000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। तो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि पहले गौर कीजिए। पहला चीज समझने के लिए तो आपको आसान कब लगेगा, इस प्रश्न में दिया हुआ है P का मान 1000 और रेट दिया हुआ है आपका 10% और टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम क्या जानते हैं, P × 1 + R बटा 100 के पावर n-1। तो P के जगह पर हम लिखेंगे 1000, 1 + R के जगह पर 10 बटा 100 और n के जगह पर 2 और -1। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 1000 और 1 + 1/10, 1/10 के स्क्वायर -1। तो 1000 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 का होल स्क्वायर -1। तो 1000 इंटू 121 -100/100 और इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 गुने 21/100 00 से 00 बराबर 210 रुपया। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 210 रुपया प्राप्त हुआ। अब आपको सोचना है कि क्या इस तरह के मेथड का प्रयोग करके हम क्या परीक्षा में समय को बचा सकते हैं? कभी नहीं। जब हम, अगर आपके पास मूलधन अगर 1000 दिए हुए है, समय दिए हुए है 2 वर्ष, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा तो है, लेकिन अगर मूलधन के जगह पे 1331, 1500, 2700, दर के जगह पर यदि 10 के जगह पर न लिख करके अगर 9% दे दिया रहता, 13% दे दिया रहता, तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता और अंततः आप उस मैथ को बनाने से वंचित हो जाते, है ना, और आप 1 नंबर या 2 नंबर पाने से आपका जो है 2 नंबर नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को इसलिए मैं शॉर्ट बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपके पास समय कितना है, मात्र 1 घंटा कहने को है, लेकिन हार्डली से हार्डली आपके पास 45 से 50 मिनट का समय है। उसी प्रश्न में आपको जो है 50 क्वेश्चन हल कर देना है। तो इसे हम टेक्निक से कैसे समझेंगे? सबसे बड़ा चीज़ यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है कहता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पर तभी पैसा देंगे, हम मूलधन पर तो ब्याज लेंगे ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। इस चीज को समझना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब इसका हम टेक्निक से बनाते हैं। तो देखिए, मूलधन कितना कहा, 1000 रुपया। मूलधन कितना कहा, 1000 रुपया। कितना के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 गो लाइन खींचेंगे। अब आपका कहना होगा कि क्या सर, ये गोल घेरना और लाइन खींचना क्या कोई ट्रिक में शामिल है? तो नहीं, मैं आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूं। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इस तरह से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूलधन कितना दिए हुए था, 1000 रुपया। दर कितना दिए हुए था, 10%। समय कितना दिए हुए हैं, 2 वर्ष। तो हम करेंगे क्या, 2 वर्ष था तो हमने 2 लाइन खींचा, 2 लाइन खींच दिया। दर कितना दिए हुए हैं, 10%। स्टार्टिंग पीरियड में हमें यह चीज लिखना है। 1 से 2 या 3 प्रश्न बनाते समय जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर हमको इस तरह से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अब आपको इन मेथड का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझें इस चीज को। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, कि हम निकालते हैं 1000 का 10%।
1000 का कितना प्रतिशत? 10%। तो 1000 का हम 10% निकालते हैं। तो 1000 का 10% अगर निकालेंगे तो 00 से 00 यानी हमको प्राप्त हो गया 1000 रुपया, 100 रुपया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है हमेशा बराबर होता है। तो पहले साल का हम क्या निकाल दिए? चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। चक्रवृद्धि ब्याज कहे फिर भी हम क्या निकालते हैं? साधारण ब्याज, क्योंकि सिर्फ पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि हमेशा बराबर होता है। अगर आपको यह चीज भी नहीं निकालना आ रहा है तो आपको प्रतिशत तो आता होगा। 1000 का हमने 10% निकाला, तो 1000 का 10% बराबर कितना? 100। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। पहला साल कंप्लीट। अब दूसरा साल की ओर आते हैं। तो दूसरा साल की ओर आते हैं तो कहता है कि सबसे पहले हम मूलधन पर ब्याज लेंगे। किस पर ब्याज लेंगे? मूलधन पर। तो जैसे ही दूसरा साल में एंट्री लेते हैं, मूलधन है कितना? 1000। 1000 का 10% जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो ये तो मूलधन पर ब्याज हो गया। और अब ब्याज पर जो ऑलरेडी हमने पहले कितना ब्याज दे रखा है? 100 रुपया। तो अब हम निकालते हैं 100 का 10%। तो 100 का 10% बराबर कितना? 10। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10, है ना। तो गौर कीजिए, कहने का मतलब है कि एक बार हमने क्या किया? एक बार हम 100 का 1000 का 10% निकाले तो यहाँ आया। दूसरे वर्ष में गए तो सबसे पहले मूलधन पर ब्याज जो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 100, और जो ब्याज हम पहले बार में दे चुके हैं, जो ब्याज हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इस पर भी हम ब्याज निकालेंगे। तो 100 का 10% बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 100 प्लस 10 बराबर 210 रुपया। अगर हमसे मिश्रधन पूछता है तो ऊपर से जोड़ेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 10 बराबर हो गया 1210 रुपया। अगर हम इस तरह का मेथड का प्रयोग करते हैं तो बहुत कम समय में आपसे यह मैथ बन जाएगा और आसानी से बनेगा। समझने की आवश्यकता है। फिर से इसमें हम करते क्या है कि 1000 का 10% तो आपको निकालना आएगा। तो 1000 का 10% 100, हमने यहाँ पे 100 लिखा। दूसरा साल में जब हम एंट्री के लिए गए तो मूलधन पर पहले ब्याज, तो 1000 का 10% कितना आ गया? 100 आ गया। फिर ऑलरेडी जो हमने ब्याज दिया उस पर 10%। अब हम जब इन राशियों को जोड़ेंगे तो यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बतलाएगा, और अगर पूरा को जोड़ दिया जाए तो यह मिश्रधन को सूचित करता है। अब हम इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न और बनाते हैं, 1-2 प्रश्न और देखते हैं, और इसमें हम पाएंगे क्या कि 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष का हो, निकालना बहुत ही आसान है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत सारा मेथड है। 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, लेकिन सिलेक्शन उस मेथड का करें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने एक प्रश्न लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि 400 रुपया की राशि 400 रुपया की राशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया जाए, 2 वर्ष के लिए लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। मूलधन कितना दिए हुए हैं?
400 रुपया, तो हमने यहाँ पे 400 रुपया लिख दिया। कितना बरस के लिए? 2 बरस के लिए। 2 लाइन खींचा। दर कितना दिए हुए है? 5%, तो हमने यहाँ भी 5 लिखा, हमने यहाँ भी 5 लिखा। अब हम करेंगे क्या कि 400 का 5%, तो 400 का 5% यानी 5 का 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। पहला साल क्लियर हो गया। दूसरा साल पर आइए, तो मूलधन पर पहले 5%, जो ऑलरेडी हमने 400 का 5% 20 लिख दिया। ऑलरेडी हम पहले ब्याज कितना दिए हैं? हमने ब्याज पहले दिया 20 रुपया। अब क्या करेंगे कि इस 20 रुपया पर भी 5% निकालेंगे, तो 20 रुपया पर 5%, 20 25 100 से 100 कट गया। कितना मिला हमें? 1 रुपया मिला। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 1। तो अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 20 + 20 + 1 बराबर 41 रुपया। अगर हमसे पूछता कि कितना हो जाता, यदि हमसे मिश्रधन पूछता तो 400 और प्लस 20 + 20 + 1 बराबर 441। मैं आपको समझाने के लिए इतना बतला रहा हूँ। प्रश्न में जब पूछे तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से जोड़ते चाहेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। 2 साल का अगर पूछे तो हमें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रश्न की चर्चा हम एक बार और करते हैं कि 2500 रुपया की राशि, तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 2500 रुपया की राशि, हमने यहाँ पे सिर्फ कर दिया 2500 रुपया की राशि, 2500 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राशि कितना दिए हुए हैं? तो 2500 रुपया। राशि कितना दिए हुए हैं? 2500 रुपया 2 वर्ष के लिए। और दर कितना दिए हुए हैं? 8%। तो हमने यहाँ भी लिखा 8, हमने यहाँ भी लिखा 8। अब क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। 2500 का 8% हमने निकाला, तो 00 से 00, 25 8 200, तो हम यहाँ पे 200 लिख देंगे। पहला साल कंप्लीट हो गया। दूसरा साल की ओर हम आते हैं, तो दूसरा साल में आते हैं तो करेंगे क्या कि सबसे पहले हम मूलधन पर ब्याज, तो मूलधन कितना है? 2500 है, तो 2500 का 8% ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 200। 2500 का 8% हमने कितना निकाला? 200 निकाला। ये तो हो गया मूलधन पर ब्याज। अब हम ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं। किसके ऊपर ब्याज लगाते हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं। तो हम निकालेंगे 200 का ब्याज, हमने ऑलरेडी कितना दिया? ब्याज हमने दिया 200। अब हम निकालेंगे 200 का 8%, तो 00 से 00 16, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 16। अब हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो यहाँ से लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 200 + 200 + 16 बराबर 416। और अगर हमसे पूछता कि कितना हो जाता, तो 2500 और प्लस 416 बराबर 2916 रुपया, और ये हो गया इतना रुपया। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं इसी तरह से। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। अगर इस तरह के मेथड का प्रयोग किया जाए तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और साधारण ब्याज आपको बहुत ही आसान लगना चालू हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी दर जो है आपको समय पूर्णांक में पूछता है। तो समय पूर्णांक में पूछने का रीजन क्या है? देखिए प्रश्न किस तरह से पूछता है। प्रश्न आपसे पूछेगा क्या पूछेगा? देखिए कह रहा है कि 6000 रुपया की राशि के जगह पर कितना? 6000 रुपया। 6000 रुपया की राशि दर दिए हुए है 10%। 6000 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से 1.4
1/2 वर्ष का 6,000 रुपया के राशि 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए लिया जाता है के लिए लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाए तो इस तरह के प्रश्न को आप बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मेथड क्या है कि P इंटू जब समय t पूर्णांक x/y दिए हुए रहे तो P इंटू 1 प्लस r/100 के पावर t इंटू इसका होता है 1 प्लस r/100 और गुना x/y। अगर इस तरह के मेथड का आप प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से कैसे समझते हैं, देखिए, कहने का मतलब है चाहे समय जितना दिया हुआ रहे, याद कीजिए, सबसे पहले सोचिए कि मूलधन कितना दिए हुआ है, तो मूलधन दिए हुए है 6,000 रुपया। पहले ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, मूलधन दिए हुए है 6,000 रुपया, दर दिए हुए है 10% और समय दे दिया है 1.1/2 वर्ष। आप समझिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो अगर आपसे पूछे कि आपके घर में अब कितने सदस्य, तो क्या आपका जवाब आएगा क्या 2.25? क्या आपका जवाब आएगा 2 हम लोग पति पत्नी और एक छोटा बच्चा 2.25? नहीं, उसे भी हम एक बच्चा कंप्लीटली एक सदस्य के रूप में काउंट करते हैं। यानी अब हमारे घर में कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष, समय दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा कहने का मतलब है कि 1 वर्ष तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो 1 वर्ष जब कंप्लीट हो गया, यानी 1 वर्ष कंप्लीट हो गया और आधा वर्ष और चल रहा है, तो इस तरह के तो हम करेंगे क्या कि इसे भी हम कंप्लीटली 2 वर्ष निकालेंगे। इसे भी हम कंप्लीटली क्या करेंगे? 2 वर्ष निकालेंगे। सबसे पहले समझिए, 6,000 रुपया दिए हुए हैं, 6,000 रुपया का मूलधन है, 2 वर्ष, हमको 2 वर्ष कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम 2 वर्ष का निकालते हैं। तो दर कितना दिए हुए है? 10%। दर दिए हुए है 10%। तो अब हम करेंगे क्या कि 6,000 का हम निकालते हैं, 6,000 का 10%। तो 6,000 का 10% हो गया 600 रुपया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 600। पहला साल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा साल आते हैं तो कहेगा नहीं, पहले मूलधन पर ब्याज। तो मूलधन कितना? 6,000 और 6,000 का 10% कितना? 600 रुपया। 600 रुपया हमने ब्याज दे दिया। अब कह रहा है कि नहीं, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अभी कहाँ? अभी तो मूलधन पर आपने ब्याज दिया है। ऑलरेडी ब्याज हम कितना रुपया पर दे चुके हैं? तो 600। तो 600 का फिर निकालेंगे 10%। तो 00 से 00 14 का 60। ब्याज के रूप में हमने कितना दिया? 60 रुपया दिया। ब्याज के रूप में हमने कितना दिया? 60 रुपया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 1.1/2 वर्ष। तो 1 साल तो कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया। क्या दूसरा साल कंप्लीट हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साल को जोड़ देंगे। तो दोनों साल को जोड़ेंगे तो आ गया 660। तो 660 हमसे आधा वर्ष का पूछ रहा है, तो हम भी इसका आधा निकाल देते हैं। तो आधा निकाल दिए तो आ गया 330। यानी हमें कितना प्राप्त हो गया? 330। तो जब हमें 330 प्राप्त हो गया, अब हमसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो 600 और प्लस 330 बराबर 930 रुपया। अगर हमसे पूछता कि हो जाएगा कितना, तो 6,000 रुपया ये था और प्लस 930, तो 6,930 रुपया। समझ में आ गया?
तो कहने का मतलब है अगर रहता कि 1.1/3 वर्ष तो 1.1/3 तो हम भी कंप्लीटली 2 साल का निकालते और दोनों को जोड़ करके इसका जो आ गया 660 इसका हम 1/3 निकालते, जो भी आता वो आंसर हो जाता। अगर हमसे पूछता कि 1.1/4 वर्ष का निकालें तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते 660 और इसका भी हम 1/4 निकालते। तो इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक प्रश्न की ओर और आगे चलते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 1.1/4 वर्ष के लिए लिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समझिए कह क्या रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि मूलधन कितना दिए हुए है, मूलधन दिए हुए है 6,000 रुपया, दर दिए हुए है आपका 20%, मूलधन दिए हुए है कितना, मूलधन दिए हुए है आपका 8,000 रुपया, मूलधन दिए हुए है 8,000 रुपया, दर कितना दिए हुए है 20%। तो मूलधन के जगह पर हमने कितना लिखा, मूलधन के जगह पर हमने लिखा 8,000 रुपया, दर के जगह पर हमने लिखा 20% और समय के जगह पर हमने लिखा 1.1/4 वर्ष। अब देखिए समय दिए हुए हैं 1.1/4 वर्ष, तो क्या इसे हम 1 वर्ष और प्लस 1/4 वर्ष लिख सकते हैं। एक वर्ष प्लस 1 अब अब देखिए तो 1 वर्ष कंप्लीट हम 2 साल का निकालेंगे और 2 साल का निकाल करके दूसरा साल में हम क्या करेंगे, उसका 1/4 कर देंगे। तो अब देखिए दर मूलधन कितना दिए हुए था 8,000 रुपया, 2 वर्ष का हम कंप्लीटली निकाल रहे हैं तो दर कितना दिए हुए है 20%, दर दिए हुए हैं 20%। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि 8,000 का हम 20% निकालेंगे तो 8,000 का 20% निकल गया 8 दूनी 1600 रुपया। 8,000 का 20% कितना मिल गया आपका 1600 रुपया। तो हमने यहाँ पे 1600 लिखा। दूसरा वर्ष में हम जैसे ही एंट्री करेंगे सबसे पहले मूलधन पर ब्याज, तो 8,000 का 20% बराबर कितना 1600। फिर वह व्यक्ति पूछेगा कि अभी तो ब्याज पर ब्याज लगना बाकी है, अभी ब्याज पर ब्याज लगना बाकी है, तो ब्याज के रूप में हमने अभी तक कितना दिया 1600 रुपया। अब हम निकालेंगे 1600 का 20%, तो 00 से 00 16 दूनी 32 यानी 320 रुपया। तो इस 320 रुपया को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये तो 2 साल का तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है 1.1/4 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों राशि को हम जोड़ देंगे। तो 16 और 3 1600 और 320 1920। तो हम भी इसका क्या निकालेंगे 1/4 करेंगे। तो 1/4 करेंगे तो 4 चौक का आ गया 16, 17 18 19 और 4 8 32 480। तो अगर हमसे पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया तो 1600 और प्लस 480 बराबर 2080 रुपया। अगर हमसे पूछता कि कितना हो जाता तो हम जोड़ते 8,000 और प्लस 2080 बराबर 10,080 रुपया। 10,000 जीरो आ गया 8 आ गया और 80 20 इतना रुपया। मेरे प्यारे छात्रों मुझे आशा है कि आपको यह चक्रवृद्धि ब्याज का थ्योरी अच्छा लगा होगा। एक बार इसे जरूर देखें और बारीकी से इसके बारे में देखें, है ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बेसिक बतलाया। मेरे छात्रों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने से दूसरे दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मेरा उद्देश्य जो है, मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा जो है आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को सीख ले और ताकि उसे एग्ज़ाम में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।